इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष शाजिद रशीदी हैं हमारे साथ। यूपी सरकार ने मदरसों के सर्वे के लिए आदेश दिया है, क्या एतराज है आप लोगों को? देखिए, एक तो देश का संविधान है। संविधान में आर्टिकल 30 हमें ये कहता है कि आप अपने धर्म पर, मजहब पर अपने मर्जी के मुताबिक अमल भी कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मदरसे भी खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस भी खोल सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दूसरे 2009 में जिस वक्त कपिल सिब्बल जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो एक कानून लेकर आए थे जिसको राइट टू एजुकेशन जिसका नाम दिया गया था। उसमें क्या था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को लाजमी तालीम के लिए ये सरकार ने कहा था कि 6 साल से 14 साल तक का बच्चा स्कूल जाएगा, हर हाल में जाएगा। तो उस पर उस वक्त की जो तंजीमें थी, आज भी हैं वो तंजीमें, जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, इन लोगों ने 2 साल पूरी मशक की, जद्दोजहद की। उसके बाद में एक अमेंडमेंट आया 2011 में, जिसकी वजह से मदरसों को, वैदिक पाठशालाओं को, मठों को, यानी जिस जगह पर धार्मिक एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उन जगहों को अलग कर दिया गया था कि ये राइट टू एजुकेशन में नहीं आएंगे। अब एक देश का संविधान, एक देश का कानून जो पार्लियामेंट से पारित हुआ, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ, इन सब के बावजूद फिर मदरसों को टारगेट करना। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं आपसे, मदरसों के अंदर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के 4% बच्चे पढ़ते हैं। 96% बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। और वो क्यों पढ़ते हैं? हमें मस्जिद के लिए इमाम चाहिए, हमें कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए, हमें हदीस पढ़ाने के लिए मौलवी और मुफ्ती चाहिए। वो इन मदरसों से मिलेंगे। जो कुरान की, हदीस की तालीम जहां दी जाती है वो इन मदरसों से मिलेंगे। सरकार ये कह रही है कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे। अरे मेरे भाई, अगर आप मदरसों का आधुनिकीकरण कर देंगे तो हाफिज कहां से पैदा होगा, मौलवी कहां से आएगा? क्या कंप्यूटर पढ़ता हुआ मौलवी नहीं हो सकता? ये चॉइस है उसकी। अब मैं आपके सामने जीता जागता सबूत बैठा। तो यूपी सरकार का यही कहना है कि हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, आपकी जो शिक्षा के तरीके हैं उनको नहीं बदल रहे हैं। हम बच्चा सिर्फ मौलवी बनने का ही कैरियर उसको न दिया जाए, सब तरह का कैरियर उसके पास हो। अगर वो मौलवी बनना चाहे तो मौलवी बन जाए, उसके रास्ते शुरू में ही क्यों बंद कर दिए जाए जबकि वो नाबालिग हो? मैं आपके सामने जीता जागता सबूत बैठा हूं। मैंने 1990 में अपनी मौलवियत की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं दूसरे मदरसों में मैंने पढ़ाया, दिल्ली आ गया। मैंने यहाँ आने के बाद 10वीं की, 12वीं की MA किया। मैंने किया, कंप्यूटर एजुकेशन किया, मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया। ये मेरी चॉइस है कि मैं जिंदगी भर आदमी पढ़ता रहे, कोई बूढ़ा तो नहीं होता या पढ़ाई मना तो नहीं करती। दूसरी बात ये देखिए, होता क्या है कि संविधान ये कहता है कि हर आदमी को आज़ादी है, वो चाहे मौलवी बने, हाफिज बने या वो डॉक्टर इंजीनियर बने, आज़ादी है। मैं किसी के ऊपर थोपूं नहीं कि आपको हाफिज बनना है, तो ये संविधान के खिलाफ है। मैं किसी से कहूं कि नहीं साहब आपको डॉक्टर बनना है, ये भी संविधान के खिलाफ है। तो आप लोग मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के ही खिलाफ हैं? मैं उन मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हूं जिन मदरसों में सिर्फ कुरान की और हदीस की तालीम दी जाती है। ये मदरसे आज से नहीं है, इन मदरसों का 150 साल बैकग्राउंड है। ये मदरसे आज़ादी से लेकर अब तक 75 साल हो गए देश में चल रहे हैं, और एक नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में है। ये वो मदरसे हैं जिन मदरसे से राजा राम मोहन राय, डॉक्टर पंडित दयाल शर्मा, फखरुद्दीन अली अहमद, अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत पैदा हुई। इन मदरसों की देन है ये। यूपी सरकार ने सर्वे का आदेश दिया है, आप लोगों को भड़का रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं भड़का नहीं रहा हूं। ये कहा क्या आपने? मैं भड़का नहीं, मेरा गुस्सा है। क्या है गुस्सा? मेरा गुस्सा ये है कि सिर्फ 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आप उनको भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप देश की जो है, लेकिन सर्वे के लोग तो आएंगे, सर्वे के ऑफिशियल्स तो आएंगे। सर मुझे ये बताइए, पिछले 75 सालों से ये मदरसे चल रहे हैं, क्या सरकार ये कह सकती है कि आज तक इन मदरसों के डाटाज सरकार के पास नहीं है? कह सकती है? कह रही है। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत।
मैं तो नहीं मानता, क्योंकि डेटा नहीं है इसीलिए तो सर्वे हो रहा है। सर डाटा है, हर मदरसे का डाटा है हमारी एजेंसीज के पास। डाटा छोड़ दीजिए आप, इनपुट तक हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कौन से देशी हैं, कौन से विदेशी हैं। लेकिन अगर सर्वे का आदेश हुआ है तो जो सर्वे करने वाले ऑफिशियल्स हैं वो तो मदरसों में जाएंगे ना। मैं वही कह रहा हूं कि ये सर्वे ही डिस्टर्ब करने के लिए है। मैं वही तो कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे उस चीज को। ये सर्वे सिर्फ मुसलमानों को और उन मदरसों को डिस्टर्ब करने के लिए है। आप देखिए वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग और फला लोग कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि साहब इन मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, ये तो आतंकवाद के अड्डे हैं, दहशतगर्दी के अड्डे हैं, कहना शुरू कर दिया उन्होंने। क्यों नहीं होनी चाहिए इनकी जांच? मेरा मानना यह है कि जब एक कानून बन गया कि साहब वैदिक पाठशालाओं को, मठों को और मदरसों को इससे अलग रखा जाए, तो मदरसे यूपी के अंदर 16,553 मदरसे जो मदरसा बोर्ड के अंदर आते हैं, जो सरकार के अंडर चलते हैं, सरकार जिनको ग्रांट देती है और टीचरों की तनख्वाह देती है, उन मदरसों का हाल ये है कि 5-5, 6-6 साल से टीचरों की तनख्वाह नहीं मिली। उन मदरसों में फर्नीचर्स नहीं है, उन मदरसों में टीचर्स पढ़ाने वाले नहीं है। लेकिन 40,000 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। सरकार सूचना रखना चाहती है ताकि अपनी कोई नई योजनाएं बनाए तो उसमें इस डेटा का इस्तेमाल कर सके। हम नहीं लेना चाहते ना सरकार से योजना, हम उन मदरसों में सरकार से योजना लेना ही नहीं चाहते। जो मदरसे एफिलिएटेड हो गए गवर्नमेंट के साथ में, उनके हालात जाकर देखो आप। उनके टीचर भीख मांगते फिर रहे हैं, उनके टीचर सड़कों पे बैठे हुए धरने के लिए, कई महीने हो जाते हैं उनको बैठकर कि साहब हमें तनख्वाह दे दो। तो अब आप मदरसे वालों से क्या कह रहे हैं? मदरसा, हमारे जो ये मदरसाज हैं, मुसलमान की सिर्फ 2.5% जो ज़कात साल में निकलती है उससे ये मदरसे चलते हैं। आप इनको डिस्टर्ब मत करो। और मदरसे वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देखिए कोई आदमी आता है अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, वो आता है, वो कहता है जी मैं देखना चाहता हूं कि मदरसे के अंदर कहीं गलत बातें तो नहीं हो रही हैं, तो आप उनको दिखाओ, दरवाजे खोल दो उनके लिए, मुझे एतराज नहीं है। उनको बुलाओ, बिठाओ। बल्कि मैं तो इस हक में भी हूं कि मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि दूसरे धर्म के लोगों को आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए, उनको बताया जाए मस्जिदों में क्या होता है, मदरसों में क्या। क्योंकि देश में आज एक नफरत फैली हुई है। वो नफरत ये है कि शायद मदरसों में ये होता होगा, मस्जिदों में जो मौलवी जुमे की जुमे तकरीर करते हैं शायद वो हिंदुओं के खिलाफ भड़काते होंगे। तो मेरा मानना यह है कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए। मैं तो खुद अपनी मस्जिद के अंदर एक लाइब्रेरी खोलना चाहता हूं जिसमें तमाम धर्मों का मुताला करे बैठकर आदमी, कोई भी आए, हिंदू आए, सिख आए, ईसाई आए, मुसलमान आए, कोई भी आए, वो बैठकर मुताला करे, समझे एक दूसरे को। तो ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है। लेकिन आप किसी भी मदरसे पर ये थोपो कि साहब मैं तो आपका ये जो चटाई पर बैठकर आप पढ़ते हैं ना, ये गलत है, ये तो मानव के अधिकार के खिलाफ है। अरे भाई हमें पता है ना कि चटाई पे बैठकर ही हाफिज बन सकता है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की वाहिद किताब है कुरान, जो इतनी मोटी है, 30 वॉल्यूम में है। वो 30 वॉल्यूम किस तरह बच्चा हिफ्ज करता है, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, वो हमें पता है क्योंकि हमने उसको हिफ्ज किया है। तो ये चटाई पर बैठकर ही हो सकता है, ये आलीशान एसी में बैठकर नहीं। सर्वे करने जो लोग आएंगे, जो ऑफिशियल्स आएंगे, उनका स्वागत करें, क्या करें? आप क्या मदरसों को कह रहे हैं? देखिए मेरा गुस्सा था, मैंने गुस्से में ये बातें कही हैं। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि उन लोगों को पीटा जाए, उन लोगों को गाली दी जाए, उन लोगों को मदरसे से बाहर कर दिया जाए। मेरा गुस्सा था कि सरकार ने एकदम जिस तरह CAA ले आए कि साहब आईडी चेक होंगे आपकी। अरे भाई, जो कानून जिस कम्युनिटी के खिलाफ आप ला रहे हो, आपने किसान के खिलाफ बिल लाए। आप कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स आएंगे सर्वे करने, उनका स्वागत जूते चप्पल से किया जाए? नहीं, ये आप ही का बयान है ना? मेरा बयान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा गुस्सा है जब मैं ये कह रहा हूं किसान के खिलाफ। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, इमाम हैं, अध्यक्ष हैं, आपकी बात का एक वैल्यू है, रसूख है, आपकी बात लोग मानते हैं। तो आपने जो बयान दिया उसको, वो तो चला गया ना मदरसों तक। वो तो अब ऑफिशियल्स आएंगे तो ऑफिशियल के साथ वैसे ही नफरत से लोग पेश आएंगे। आपका तो जो बयान है वो सारे मदरसों के लिए है ना, एक संदेश है। देखिए मेरा ये बयान कल का है, कल से अब तक टीवी पर चल रहा है। कोई घटना आपने सुनी? नहीं ना,
क्योंकि सबको पता है कि ये मेरा गुस्सा है, मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूं, ना मैं लोगों को उकसा रहा हूं कि ऐसा करो, ये मेरा गुस्सा है, जिस गुस्से को, और ये मेरा अभी ऑफिशियल्स आने बाकी हैं, जब सर्वे होगा, लोग आएंगे, तब उसकी प्रतिक्रिया सामने आएगी। वो प्रतिक्रिया ना हो उसके लिए आप माफी मांगेंगे? नहीं, देखिए, बात माफी मांगने की नहीं है, बात यह है कि हाँ, एक गुस्सा था और गुस्से में कुछ ज्यादा बात निकल जाती है यकीनी तौर पर। मेरा कहना सिर्फ ये है कि यूपी की सरकार को ये चाहिए कि आप जो है धर्मशालाओं के लिए भी, मठों के लिए भी, सिखों की ग्रंथों के लिए भी और मदरसों के लिए भी एक मुश्तरका कानून निकाल दो कि भाई आपको ये सर्वे हमारे पास जमा कराना है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि सर्वेयर जाएंगे? हमारे पास जमा कराना है कि आपके पास कितने टीचर हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ के वो बच्चे हैं, उनकी आईडी जमा कराइए। और हर मदरसे वाला करता है इस काम को। मदरसे में जो भी बच्चा एडमिशन लेता है उसका बाकायदा आईडी ली जाती है, उसका वेरिफिकेशन। दिक्कत यह है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जब सर्वे करने के लिए लोग जाएंगे, अगर कहीं भी इस तरह की घटना हुई जो आपके बयान से ताल्लुक रखेगी, उसकी वजह से लोग भड़केंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप अपने उस बयान को वापस लेते हैं, माफी मांगते हैं, कुछ और संदेश देते हैं, या आप अभी भी अपने बयान पर कायम हैं? देखिए, रामजादे हरामजादे, मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, कितने लोग मारे गए, किस किस को पकड़ लिया? सरकार ने किस किस को पकड़ लिया? ऐसा नहीं होता कि मैंने बयान दे दिया कि लोग डंडा लेके और बंदूक लेके लोगों को मारना शुरू कर देंगे। ये तो मेरा गुस्सा है। हालांकि मैंने गुस्से में भी वैसा बयान नहीं दिया जैसा रामजादे हरामजादे, मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान पाकिस्तान। यानी आप ये समझिए, सीएम योगी साहब जब सीएम नहीं थे उनके बयान उठा के देख लीजिए, आप साक्षी महाराज के बयान उठा के देख लीजिए, साध्वी प्राची के बयान उठा के देख लीजिए। ये सारे बयान तो मेरे बयान के सामने कुछ भी, मेरा बयान तो कुछ भी नहीं है। जो इमाम काउंसिल है, जैसे एक चीफ इमाम ऑफ इंडिया है, वैसे आपका एक इमाम एसोसिएशन है, तो ये जो इमाम एसोसिएशन है ये क्या है? ये कोई रजिस्टर्ड संस्था है या आपने अपने से बना ली है? इसके बारे में बताइए। कहीं रजिस्ट्रेशन है इसका? नहीं, बिल्कुल इसका रजिस्ट्रेशन है। और हमारे यहाँ चीफ इमाम का कोई तस्वुर नहीं है। चीफ इमाम का कोई तस्वुर नहीं है कि सबसे बड़ा इमाम कौन है। इमाम इमाम होता है, उस सब इमामों का एक ही। डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब हैं, वो चीफ इमाम ऑफ इंडिया हैं, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस्लाम में चीफ इमाम का तस्वुर ही नहीं है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। तो फिर ये चीफ इमाम ऑफ इंडिया की पोस्ट क्या है जो जिसमें इलियासी साहब हैं? कुछ नहीं है, खाने कमाने के धंधे हैं लोगों के, कुछ भी नहीं इसके अलावा। चीफ इमाम कुछ नहीं होता। और चीफ इमाम, अगर देखिए, चीफ इमाम कहीं रजिस्टर्ड है? नहीं, चीफ इमाम कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता। चीफ इमाम का मतलब ये है कि आपके पास, आप हाफिज हो, आप मौलवी हो, आप मुफ्ती भी हो, और आपके पास दुनियावी तालीम भी हो सारी, वो अपने आप को कहे कि साहब मैं चीफ इमाम बन सकता हूं या मुझे कहा जाए चीफ इमाम। हालांकि ऐसा तस्वुर नहीं है। उमेर इलियासी साहब न तो हाफिज हैं, न मौलवी हैं, न मुफ्ती हैं। मैं अपने आप को, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं मौलवी हूं, खाली हाफिज हूं, मौलवी हूं। मैं अपने आप को मुफ्ती कहने लगूं तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है। हमारे यहाँ चीफ इमाम का तस्वुर नहीं है। हमारे यहाँ इमाम इमाम होता है और हर इमाम की बराबर रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो 10 इमामों नमाजियों का इमाम हो, चाहे वो 1,01,000 इमामों का इमाम हो। आपकी जो संस्था है वो कहाँ रजिस्टर्ड है, उसकी क्या मान्यता है? मेरी संस्था 1860 का जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत रजिस्टर्ड है और उसकी बाकायदा हर साल जो है एनुअल रिपोर्ट जाती है। इस साल भी गई है। तो मकसद ये नहीं है कि गवर्नमेंट को जाती है। गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट को जाती है, नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी। दूसरे ये है कि आपको भी पता है, सब जानते हैं कि संस्थाएं कुछ नहीं होती। ये जो आपकी संस्था है, ये इमाम एसोसिएशन है, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। देखिए, इमाम एसोसिएशन हिंदुस्तान की एक वाहिद ऐसी तंजीम है जिसका आज तक अकाउंट तक नहीं है। हम इस एसोसिएशन के नाम पे कोई चंदा किसी से नहीं लेते। जब अकाउंट ही नहीं है, चंदा कहां से लेंगे? हमने अकाउंट नहीं खुलवाया इसका, इसीलिए नहीं खुलवाया। हम सिर्फ रिफाई काम करते हैं। क्या करते हैं, जो इमाम हैं दिल्ली के,
उनके वक्फ बोर्ड के जो मसाइल होते हैं, वक्फ बोर्ड में किसी को बिला वजह हटा दिया गया, वक्फ बोर्ड में तनख्वाहें कम हैं, या किसी के ऊपर नाजायज एलिगेशन लगा दिया गया, उसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं। कितने मेंबर हैं आपके? मेंबर तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 1.5-2 लाख मेंबर हैं इमाम एसोसिएशन के, हर स्टेट में हैं। वो देखिए, वो चीज माना नहीं रखती। एक चीज समझ लीजिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए संस्था माने नहीं रखती। संस्था के संस्थापक जो होते हैं, जो चलाने वाले होते हैं, उनकी योग्यता क्या है, वो संस्था को कहां तक लेकर जाते हैं और उसके जरिए से क्या काम करते हैं, ये माना रखता है। संस्थाएं तो बहुत लोग बना लेते हैं। क्योंकि चीफ इमाम ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि आपकी जो संस्था है वो फर्जी है और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, खुद मुख्तारी में आपने बना ली है, उसका कोई इस्लामिक तौर तरीके से उसका कोई वैध वैलिडिटी नहीं है। ये तो सरकार तय करेगी। मैं रजिस्ट्रेशन दिखा सकता हूं आपसे, अभी कहें तो मैं दिखाऊं आपको, मेरे पास अभी रखा हुआ है। देखिए, मैं किसी पर लांछन लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, ना मैं इंटरव्यू में इस तरह की बातें करता। आपने चीफ इमाम के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया, नहीं तो मेरे जहन में भी वो चीज नहीं थी। सवाल ये है कि जो आदमी इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो अपने आप को कहते हैं साहब हम तो बीजेपी के बड़े करीबी हैं, आरएसएस के बड़े करीबी हैं। तो जब वो करीबी हैं तो वो तो इस तरह की बातें करेंगे ही। कोई आदमी उनके सामने कैसे खड़ा हो जाए, कोई आदमी इमाम काउंसिल का हेड कैसे बन जाए, इमाम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कैसे बन जाए, उनको तो जक पहुंचेगी ना। तो वो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन मेरी सोच वो नहीं है। हम ये कहते हैं आदमी अपने काम से जाना जाता है। तो साजिद रशीदी साहब जो कि इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि सर्वे कराने जो ऑफिशियल्स आएंगे मदरसों में, उनको उनका जूते चप्पल से स्वागत किया जाए। अपने इस बयान पर उनका कहना है कि उन्होंने ये बयान गुस्से में दिया है। हालांकि उन्होंने न अपना बयान वापस लिया, न माफी मांगी। उनका कहना है कि सरकार को और लोगों को भी उनके गुस्से को समझना चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं ये समझा जाना चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।